सबसे पहले जो यूपीएससी का सिलेबस है, आपको पूरा सिलेबस करके ही एग्जाम में बैठना है। जैसे बोला जाता है, बिना तैयारी करे आप रणभूमि में उतर नहीं सकते। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 5 जून 2022 को प्रीलिम्स लिखा था, पर मेरा प्रीलिम्स में नहीं क्लियर हो पाया था। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि सीसेट सिलेबस से बाहर आया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सिलेबस के अंदर ही था सीसेट। इस बार भी जैसे 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो सबकी अपनी तैयारी करने के 1000 अलग तरीके हैं। हालांकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल की बात थी। आज की वीडियो में हमारे साथ माही शर्मा है। माही शर्मा की बात करें तो इन्होंने 106 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है। तो आज की वीडियो में इनसे डिस्कस करेंगे, जानेंगे इनकी पूरी जर्नी, किस तरीके की इनकी तैयारी रही और कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या इनका फैमिली बैकग्राउंड है और इस तैयारी के पीछे क्या इनका मोटिवेशन था, क्योंकि इस जर्नी में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो सब हम जानेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। तो माही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी फैक्ट्री पर धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अचीवमेंट्स के लिए। मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ, जब पीडीएफ आया तो फर्स्ट टाइम किसने देखा रिजल्ट आपका, या फिर आपने जब पीडीएफ देखा तो कैसा माहौल था? अभी 2-3 दिन गुजर भी गए, कैसा सेलिब्रेशन चल रहा है, कैसे जा रहे हैं दिन? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और जहाँ तक पीडीएफ देखने की बात थी, तो सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल में मैसेज देखा, कांग्रेचुलेशंस माही। तो उससे मुझे लगा कि हाँ, पीडीएफ में नाम ज़रूर है। फिर उसके बाद मैंने पीडीएफ खोला और उसमें देखा कि 106 रैंक मिला है, तो बहुत खुशी हुई। तब मैं अपने पापा के साथ थी। फिर उसी के बाद से 2-3 दिन सबके फ़ोन्स आना शुरू हो गए, सेलिब्रेशंस होने लग गया, तो ऐसे ही गुज़रे पिछले अभी 2-3 दिन। आपका ड्रीम पोस्ट आईपीएस ही था? जी हाँ, मैं अभी आईपीएस जॉइन करने वाली हूँ। ओके। अभी आपके हम बचपन से थोड़ा बात करेंगे, बचपन कैसा रहा, फिर हम आपके इस यूपीएससी के स्ट्रगल पर भी आएँगे और उस जर्नी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत बचपन से करते हैं, कैसा रहा आपका बचपन? शुरुआती पढ़ाई-लिखाई, स्कूलिंग कैसी रही आपकी? मैं मूल रूप से धार जिले की राजगढ़ नगर की निवासी हूँ, तो मेरा पूरा बचपन यहीं पर बीता है। हालाँकि मेरा जन्म नागदा जंक्शन नामक एक जगह पर हुआ है। मेरी प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद मेरे 10-12 तक का सारा एजुकेशन राजगढ़ से ही हुआ है। यहाँ मैं पहले श्री राजेंद्र विद्या संस्कार धाम स्कूल में पढ़ती थी, फिर अपनी 12वीं के लिए मैंने न्यू टैलेंट पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया था। और उसके बाद से फिर मैं इंदौर शिफ्ट हो गई अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गई थी। ओके, अगर आपके पारिवारिक परिवेश की बात करूँ, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? कौन-कौन है फैमिली में, क्या करते हैं? जो मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, हम 4 लोग हैं हमारे परिवार में, मम्मी-पापा और मेरा छोटा भाई। बाकी एक्सटेंडेड फैमिली तो बहुत बड़ी है। 5 बड़े पापा हैं, फिर अंकल है, सब यहीं एक ही जगह पर रहते हैं। ओके, क्या करते हैं सब? जी, मेरे पापा का किराने का बिज़नेस है, और मेरे सभी बड़े पापा का अपना-अपना बिज़नेस है। मेरे अंकल की होटल है, तो सब अपना अलग-अलग तो बिज़नेस इससे करते पहले हैं। इस तैयारी में, इस सब जर्नी में कोई नहीं रहा है गवर्नमेंट जॉब में? जी नहीं, मेरे परिवार से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा है आज ओके, तक। ग्रेट। चलिए अब आपकी तैयारी पे आते हैं। आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था, मीडियम क्या था और ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट था? ये मेरा संघ लोक सेवा आयोग की सीएससी में दूसरा अटेम्प्ट था। मेरा मीडियम था इंग्लिश मीडियम, और ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। ओके। फर्स्ट टाइम कब सोचा आपने कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर किसने बोला आपको, या फिर खुद का ही मन था? कैसे तैयारी शुरू हुई? जब हमारा 12th का रिजल्ट आया था, तब हम करियर ऑप्शंस घर में ही सोच रहे थे। तो तब मेरे पापा ने भी मुझे सजेस्ट किया, मेरे एक टीचर है देवेंद्र सतपुड़ा सर, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हमें सरकारी नौकरियों की तरफ रुख लेना चाहिए। तब हमने जो स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम्स होती है, उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया। पर फिर जब मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, जैसे मतलब पाटीदार सर और तोमर सर है, तो उन्होंने और फिर सतपुड़ा सर ने भी मुझे बताया कि सेंटर की एक और एग्ज़ाम होती है यूपीएससी के नाम हुँ। से, तब इसके बारे में पता चला था। फिर उसके बाद से मेरे पापा ही सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर इसमें रहे हैं, और मेरा जो छोटा भाई है, कविश नाम है उसका, उन दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये एग्ज़ाम मुझे लिखना चाहिए और मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हूँ। तो ये मेरे इसके पीछे मोटिवेशन का ये सब कारण ओके। है मेरे। किस तरीके के छात्र आप थे स्कूल में, कॉलेज में? कैसे मार्क्स आपके आते थे? जी, दोनों में अच्छे मार्क्स आते थे, स्कूल कॉलेज दोनों में। इसीलिए घरवाले भी बोलते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि आप यूपीएससी कर सकते हो। तो फिर आपने कोचिंग का कैसे डिसाइड करा कि कोचिंग लेना है? शुरुआत में जो एक एस्पिरेंट के कन्फ्यूज़न होते हैं कि अभी रिसोर्सेज़ कहाँ से इकट्ठे करने हैं, कोचिंग लेना है, नहीं लेना, दिल्ली जाना है, इंदौर जाना है, कहाँ जाना है? तो वो सब कैसे डिसाइड हुआ? शुरुआती फेज़ के वो कन्फ्यूज़न कैसे दूर हुई? जी, मेरा ग्रेजुएशन 2021 के आखिरी के महीनों में कंप्लीट हुआ था। तो मैंने सोचा था मैं 2022 का एग्ज़ाम लिखूँगी, तो 3-4 महीने के लिए मैंने खुद से पढ़ के देखा,
तो जैसे मेरे बैकग्राउंड के बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें नहीं है, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो मुझे समझने में बहुत कठिनाई आई। और मैंने जब 2022 का पेपर लिखा तो मुझे लगा कि मुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हालाँकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल की बात थी। यहाँ का वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ का सब कुछ अलग होता है। बट फिर भी मैं एक बार दिल्ली जाकर आई थी, उस समय की एक बार देखा जाए कि वहाँ पर बच्चे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कि कैसे कोचिंग संस्थान है वहाँ पर। फिर हमने कुछ कोचिंग संस्थान घूमे भी, हमने देखा भी, फिर मैंने नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। मुझे आज भी तारीख याद है, 11 अप्रैल 2022 की तारीख है वो। और 14 अप्रैल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो बस 3-4 दिनों की बात थी जिसमें ये सब हो गया कि मैं यहाँ से इंदौर से दिल्ली शिफ्ट हो गई। मैंने फिर वहाँ क्लास स्टार्ट कर दी अपनी। तो ये डिसीज़न के बारे में थोड़ा बताओ, दिल्ली जाने का जो डिसीज़न था, हुँ। वो सही था? वहाँ आपकी हेल्प हुई? जो जैसे बहुत सारे बच्चे जाते हैं और हर किसी को तो सफलता नहीं मिलती है। तो उस डिसीज़न के बारे में बताओ, क्योंकि जो भी बच्चे अभी आप हमें देख रहे होंगे, वो फ्रेश स्टूडेंट होंगे, वो भी सोच रहे होंगे दिल्ली जाने का। वो दिल्ली के माहौल के बारे में, कोचिंग्स के बारे में थोड़ा बताओ? देखिए, दिल्ली जाने का जो निर्णय है वो किस-किस के लिए सकारात्मक होता है, ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार भी जैसे 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए तो सबकी अपनी तैयारी करने के 1000 अलग तरीके हैं। मेरा जो केस है उसमें मेरे लिए शायद दिल्ली जाना बहुत अच्छा साबित हुआ है, मेरे मेरे लिए कोचिंग लेना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मुझे सारी मटेरियल्स रेडीमेड मिल गई थी। हालाँकि ऐसा सुना है मैंने अपने दोस्तों से जिन्होंने अपने घर से रहकर भी तैयारी करी है, और इस लिस्ट में उनका भी नाम है, कि वो जो ऑनलाइन रिसोर्सेस है वो भी वो फॉलो कर और जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है वही फॉलो करके और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके भी उन्होंने एग्जाम क्लियर करी है। तो ये आप पर निर्भर करता है, आपके कैलिबर पर निर्भर करता है, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है कि आप दिल्ली में जाकर रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक ये भी चीज़ आती है कि दिल्ली का मौसम थोड़ा एक्सट्रीम होता है, ठंड भी एक्सट्रीम होती है, गर्मी भी एक्सट्रीम होती है। तो वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आते हैं, तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो ये पर्सन टू पर्सन ये बदलता रहता है ये निर्णय कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, राइट? जी हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा बताओ, फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा रहा? और फिर उस फर्स्ट अटेम्प्ट से क्या-क्या आपने सीखा कि क्या-क्या मिस्टेक्स आपको दूसरे अटेम्प्ट में नहीं करनी, और वो मिस्टेक्स आपने नहीं करी और आपका सिलेक्शन हो गया? उन गलतियों के बारे में बताओ, उस फर्स्ट अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताओ? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 5 जून 2022 को प्रीलिम्स लिखा था। पर मेरा प्रीलिम्स में नहीं क्लियर हो पाया था, तो उससे मैंने सीखा कि सबसे पहले जो यूपीएससी का सिलेबस है, आपको पूरा सिलेबस करके ही एग्ज़ाम में बैठना है। जैसे बोला जाता है, बिना तैयारी करे आप रणभूमि में उतर नहीं सकते। राइट। आपको सब चीज़ें अपने साथ लेकर चलनी है, तो आपको सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो मेरा पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 महीने में कुछ भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ा था। सेकंड, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स। अ, कहा जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, लगभग 90-95 करना चाहिए। पर मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ़ 60 या 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, तो मुझे क्वेश्चंस आते भी नहीं थे। तो मैंने इस बार अपना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाया। हालाँकि इस बार भी मैंने 83 ही अटेम्प्ट किए थे, बट आई वाज़ प्रिटी श्योर कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस सही है। जैसे कल ही आज ही प्रीलिम्स का मार्क्स आया है, तो मेरा 87.50 कुछ है, जो कट ऑफ से 13 नंबर ज़्यादा है। तो मुझे पता था कि मेरे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने सही सॉल्व किए, तो मुझे ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं लग रहा था, तो इस बार भी मैंने 83 अटेम्प्ट किए। बाकी मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि 90-95 अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जिसके कारण मुझे लगा कि मेरा पिछली बार का प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। और तीसरी सीख मैंने ये ली है कि जब पेपर पैटर्न बदल जाता है, तो उन 2 घंटों में खुद को कैसे हम काम रखें। जैसे इस बार पेपर पैटर्न थोड़ा बदल चुका था, सीसेट का भी और जीएस का भी। तो उस समय हमें कैसे अपने दिमाग को शांत रखना है, हमें खुद पर विश्वास दिखाना है कि हमने जो पढ़ा है पिछले 1 साल, वो हमें आज भी याद है, और हम बहुत अच्छे से इस पेपर में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत शांति मन से हमको पेपर देना है, और मतलब अनस्टेबल नहीं होना है पेपर के दौरान। इस बार का जो सीसेट का एग्ज़ाम था, जी। काफ़ी टफ था और थोड़ा सिलेबस से हटके और काफ़ी हट के क्वेश्चन पूछे गए जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे थे जो पहले सिलेक्शन ले चुके थे, उनका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी बताओ प्रीलिम्स का, किस तरीके की आपने रणनीति बनाई, सब्जेक्ट वाइज़ कि ये पढ़ा आपने और कैसे आपने प्रीलिम्स को क्लियर करा उसके बारे में? जीएस का या सीसेट का? हाँ, दोनों के बारे में। अ, ठीक है, तो हम पहले जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में प्रीलिम्स में जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज़ चलेंगे, कि जैसे पहला यदि हम लेते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री।
एंशिएंट हिस्ट्री पे मैंने अपने जो क्लास नोट्स थे उन्हीं पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था। साथ ही मुझे क्लास एक प्रिंटेड नोट्स की एक छोटी-सी बुकलेट मिली थी। मैंने उसी पर फ़ोकस किया था और उनको बार-बार रिवाइज़ किया था। मैंने लगभग अपनी कॉपी को 30 से 40 बार रिवाइज़ कर लिया होगा। मिडाइवल में भी मैंने क्लास नोट्स पर मेन फ़ोकस किया था और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक होती है जो मैंने अपना कोचिंग संस्थान जॉइन करने से पहले पढ़ चुकी थी और फिर साथ में वहाँ से जो नोट्स मुझे मिले मैंने उन पर फ़ोकस किया था। बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी 3-4 बार, फिर अपने जो कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं उन पर ज़्यादा फ़ोकस थी और साथ ही लक्ष्मीकांत से उसमें वैल्यू एडिशन मैंने करते रहा। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट केस जजमेंट्स होते हैं, जो यूपीएससी मेंस में भी पूछती है डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो जो मेजर चीज़ें हैं जैसे भारतीय संविधान के जैसे फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं, उनके जो फेमस केस लॉज़ है सुप्रीम कोर्ट के, उनका वैल्यू एडिशन करती रही मैं अपने हर टॉपिक के वहाँ पर। फिर जब बात आती है ज्योग्राफी की, तो एनसीईआरटीज़ मैंने ज्योग्राफी की पढ़ी है, बट बाद में फिर मैंने अपने नोट्स खुद से जो मैंने लिखे थे क्लास में बैठकर, वही मेरा बेसिक सोर्स रहा है ज्योग्राफी के लिए। मैपिंग भी मैंने वहीं से करी है। फिर साइंस टेक, ये खैर बहुत डायनामिक सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए मैंने जो बेसिक्स होता है साइंस टेक का स्टैटिक पोर्शन जैसे टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स और जो आईटी का जो चीज़ें चल रही है, वो मुझे हमें मेरे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वहाँ से मैंने कवर अप किया और इसी के साथ-साथ जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही थी, हुँ। जैसे चंद्रयान हो गया, लीगो हो गया, तो इन न्यूज़ को मैंने बड़ी अच्छी तरह से फॉलो किया था, द हिंदू फॉलो करती थी मैं। और इसी के साथ यदि कोई कहीं पर जैसे फ्रांस में आईटीईआर का मैं एनर्जी डिस्कवर की गई थी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस की गई थी, तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करी थी करंट अफेयर्स में साइंस टेक के लिए। एनवायरनमेंट की भी मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि जो स्टैटिक था थ्योरी पोर्शन जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, निशे क्या होता है, जो डोमेन्स होते हैं वो सब मैंने अपने क्लास नोट से कवर किया। साथ ही जो करंट में एनवायरनमेंट में चल रहा है कि कोई स्पीशीज यदि कहीं पर मिली है, किसी का स्टेटस क्या है, लाइक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है एनवायरनमेंट के लिए और आज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी मीटिंग्स इस पे चलती है, तो इसको बहुत अच्छे से मैंने फ़ॉलो अप किया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही मेजर सब्जेक्ट्स है प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने इस तरह से प्रीलिम्स का अपना जीएस का प्रिपरेशन किया। सीसैट के बारे में थोड़ा। जी हाँ। हालाँकि ऐसा बोला जा रहा है कि सीसेट सिलेबस से बाहर आया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सिलेबस के अंदर ही था सीसेट, बस क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। तो खैर सीसेट में मेरा भी बस मैं मार्जिन से मैंने क्लियर किया है सीसेट। तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि मैंने जीएस और सीसेट दोनों के लिए पीवाई क्विज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि पिछले 10 साल के जो पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चंस सीसेट के मैंने सॉल्व किए थे, पूरे-पूरे क्वेश्चन पेपर्स। और उसमें देखा कि यूपीएससी कौन-सी थीम पर फोकस कर रहा है। लाइक सीसेट में 3 पोर्शंस होते हैं, अगर हम ब्रॉडली देखें। पहला होता है कम्प्रिहेंशन, जो पैसेजेस आते हैं, उसके हिसाब से फिर यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो कम्प्रिहेंशन मैंने देखा कि वो आसानी से बन पा रहे हैं मुझसे, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। फिर जो रीज़निंग होती है, वो भी ईज़ी आती है थोड़ी, ईज़ी टू एवरेज आती है, तो मैंने उस पर भी फोकस करा। साथ में मैथमेटिक्स में जो चीज़ें हैं कि कौन-कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिपीट होता है, रेशियो प्रोपोर्शन रिपीट होता है, स्पीड वाला रिपीट होता है। तो उसके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पैटर्न है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने प्रैक्टिस करी और बस ऐसे ही सीसेट का मैंने एग्ज़ाम ओके। दिया था। इसकी प्रिपरेशन आपने जैसे प्रीलिम्स और मेंस की आपने सेपरेट तैयारी करी या फिर इंटीग्रेटेड तैयारी होती है इसकी? नहीं, मैंने इंटीग्रेटेड करी थी, क्योंकि नोट सारे एक ही जैसे बनते हैं, बस लिखने का या आंसर देने का तरीका अलग होता है कि प्रीलिम्स में वो कुछ पूछ लेगा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि मान लीजिए फेडरलिज्म क्या है और 4 स्टेटमेंट दे दिए कि फेडरलिज्म का सबसे एप्रोप्रिएट मतलब क्या है। तो इसके लिए भी आपको फेडरलिज्म क्या है ये पता होना चाहिए, और मेंस में वो डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज़ फेडरलिज्म, या और भी कुछ कि भारतीय फेडरलिज्म किस टाइप का है। तो नॉलेज दोनों के लिए मेरे हिसाब से एक ही होना होता है, बस लिखने का और जवाब देने का तरीका और सवाल पूछने का तरीका अलग होता है। तो आंसर राइटिंग कब से आपने स्टार्ट करी और इसकी कैसे प्रैक्टिस करी? जैसे आंसर राइटिंग वैसे तो मैंने थोड़ा पहले स्टार्ट कर दी थी, पर उस समय मैं सिर्फ एक एक समय पे 1 या 2 क्वेश्चंस लिखती थी। हुँ। पर मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि किसी किसी भी बच्चे को 2 आंसर लिखने को दिए जाएँगे तो बहुत अच्छा आंसर लिख देगा। बट यूपीएससी मेंस में चैलेंज होता है 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस अच्छे लिखना।
जो बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैंने पेपर वाइज़, यानी पूरा जब मैं 3 घंटे 20 क्वेश्चन लेके बैठी, वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट किया था और लगभग 12 या 15 पेपर कुछ लिखे होंगे मैंने। तो मेरी आंसर राइटिंग मेनली वो 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, हमें 3 महीने 15 दिन का मिला था, उसी में हुई थी मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। न्यूज़पेपर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ना? न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए एक एस्पिरेंट को? अभी जो मैं मुखर्जीनगर में देखता हूँ जो इनिशियल फ़ेज़ में एस्पिरेंट होते हैं, वो न्यूज़पेपर खोलते हैं और सीधा स्पोर्ट की न्यूज़ पे चले जाते हैं, है ना? टीवी की न्यूज़ पे, बॉलीवुड की न्यूज़ पे। क्या देखना चाहिए न्यूज़पेपर में? क्या मतलब कंटेंट होना चाहिए जो यूपीएससी के रिलेवेंट हो? देखिए जैसे बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो न्यूज़पेपर का भी यही बिल्कुल सेम केस है। जब मैंने पहला अपना न्यूज़पेपर पढ़ा था तब मुझे भी 4 से साढ़े 4 घंटा लगा था। बट इवेंचुअली आपको समझ आता है कि आपको न्यूज़पेपर में क्या छोड़ना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपका टाइम कम होता जाता है। जैसे आपने अभी स्पोर्ट्स की बात करी, तो शायद 2-3 साल पहले तक स्पोर्ट्स न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। बट पिछले 2-3 साल से स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में। हुँ, इस बार भी क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट अब बन रही है। हुँ। पर जैसे बॉलीवुड न्यूज़ तो है ही नहीं इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए। तो इसका मेन ब्लूप्रिंट आपको सिलेबस से मिलेगा। मतलब सिलेबस एक मिरर है, आपको उसमें बार-बार देखना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कोई अर्बन प्लानिंग का एक एडिटोरियल आया है और सिलेबस में भी अर्बन प्लानिंग का वर्ड मेंशन है, तो आपको वहाँ से पढ़ना है। उसमें शायद आपको कोई स्कीम दिख जाए जो शायद प्रीलिम्स में आ जाए कि ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो सिलेबस में जो-जो टॉपिक्स हैं, आप सिलेबस को पढ़ते रहिए कि जीएस 1, 2, 3 में ये टॉपिक्स है। उससे रिलेटेड यदि न्यूज़पेपर में आपको चीज़ें मिलती है या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में चल रही है और जो इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है, तो आप उस पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। बाकी जो लोकल न्यूज़ होती है, वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ओके। अभी आपके इंटरव्यू के पार्ट पे आते हैं, तो इंटरव्यू कैसा रहा? फिर कैसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे गए? कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड पूछ लिया गया हो, जहाँ आपको थोड़ा टाइम लगा हो सोचने को? कैसे क्वेश्चन्स थे? कैसा रहा था? अब इंटरव्यू मेरे हिसाब से ठीक रहा था, मुझे 183 नंबर आए हैं इंटरव्यू में। अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन तो जहाँ तक मुझे याद है कोई कुछ भी नहीं था। सारे मेरे डेफ से 1-2 क्वेश्चन थे, मैंने जो कुछ काम करे थे उससे रिलेटेड। फिर जैसे रेड सी क्राइसिस हूथीज़ वाला चल रहा है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, गर्ल्स ड्रॉप आउट का क्वेश्चन था। फिर कुछ 1-2 फ़िल्म के बारे में क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने बहुत पोलाइटली बोला बोला था सर मुझे इस बारे में अभी जानकारी है नहीं। तो ओवरऑल इंटरव्यू ठीक गया था। कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे आप? अब मैंने 12-13 मॉक इंटरव्यू ओके, दिए थे। ये मॉक इंटरव्यू और जो रियल इंटरव्यू था, क्या डिफरेंस दिखा आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे मॉक इंटरव्यू और ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। बाकी डिफरेंस ये होता है कि जो रियल इंटरव्यू रहता है वो बहुत मैं कैसे बताऊँ बहुत ईज़िली पास आउट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है वो 30-35 मिनट कहाँ गए, क्योंकि वो लोग हमसे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो लोग हमसे बात करते हैं। हुँ, वो हमें जानना चाहते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम किसी एक चीज़ को लेकर कितने इंक्लूसिव है या हमारे क्या-क्या सजेशंस हो सकते हैं। तो वो फैक्चुअल बहुत कम पूछते हैं और अगर पूछते भी हैं तो हमें नहीं आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो बस हमसे बातचीत करते हैं, बहुत फ्रेंडली माहौल रहता है और बहुत अच्छा रहता है। जैसे मॉक इंटरव्यू में रहता है कि एक ऐसा सर्कुलर बेंच होता है, वैसा कुछ नहीं होता। उनका जो मॉक रूम इंटरव्यू में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हाँ, क्रिएट करते हैं वो लोग। उनका जो रूम रहता है, उनका जो ऑफ़िस रहता है, बस उसी में उनकी टेबल रहती है, वहीं पर 5 लोग बैठे रहते हैं और हम बस जैसे उनकी टेबल के पास बैठे रहते हैं, नॉर्मली हमसे बातचीत करते हैं वो लोग। ओके, अभी हम एक सीरियस पार्ट पे बात करते हैं कि इसमें मैं मुखर्जीनगर में 3 साल से रह रहा हूँ, तो मुखर्जीनगर में हर साल 4 लाख बच्चे ह देश के कोने-कोने से तैयारी करने आते हैं और सीट्स इसमें होते हैं 1000। वो तो अभी इस साल थोड़ा बढ़ गया है, पहले तो और ही कम होते थे। तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और वो बच्चे बहुत ही मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको यूपीएससी का कुछ भी नहीं पता, वो कोचिंग के भरोसे आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट के अंदर क्या ऐसी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो उनको उसको देखना चाहिए कि अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तभी वो इस तैयारी में एंटर करे? क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए जैसे आपने कंपटीशन की बात करी तो कंपटीशन तो स्वाभाविक है, आप सिलेक्शन भी तो कितने बड़े पद के लिए ले रहे हैं, तो राइट। कंपटीशन स्वाभाविक है। बाकी क्वालिटीज़ की यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान इस एग्ज़ाम के लिए अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, फिर उसका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, एकेडमिकली वो कैसा भी रहा हो, वो आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। जो शायद अभी 12th फेल एक फ़िल्म आई है, उसमें भी ये चीज़ बता दी गई है कि आप 12th में अगर आप एक बार फेल भी हो चुके, तो भी आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
तो क्वालिटीज़ की बात है कि आप खुद से ईमानदार रहिए कि आप अगर आपने दिया है खुद को समय कि मैं अपने जीवन के 2 या 4 साल इस एग्ज़ाम को दूँगा और वो 2-4 साल जो 21 से 25 साल की उम्र होती है, जिसमें हम बहुत कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। यदि आप हमारे जीवन के वो 2-4 साल इसमें दे रहे हैं, तो आपको खुद से ईमानदार रहना चाहिए कि आगे जाके आपको पछतावा नहीं हो। तो मैं सिर्फ़ ये एक क्वालिटी समझती हूँ ईमानदारी की, जो यदि इंसान में है तो ही आपको अभी एक न्यूज़ ट्रेंडिंग में आई थी, हमारी गवर्नमेंट में कोई बड़े पोस्ट पे हैं, ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमारे देश का यूथ यूपीएससी की तैयारी में टाइम वेस्ट कर रहा है ना? यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद भी ये पोस्ट जो चार्म दिखाया जाता है वैसा नहीं होता, काफ़ी बोरिंग पोस्ट होती है, मतलब आईएएस, आईपीएस काफ़ी बोरिंग काम होता है। उसके बारे में क्या टेक है आपका? जैसे उन्होंने बात कही है कि चार्म दिखाया जाता है, वो नहीं होता है, तो मैं तो मानती भी हूँ कि इसमें चार्म क्यों, हम तो जनसेवक बनने जा रहे हैं, हम तो जनता के ही नौकर बनने जा रहे हैं, तो इसमें कोई चार्म की बात है भी नहीं और जो भी इस सर्विसेज़ की मतलब कोई भी सरकारी सर्विस जो होती है, उसकी तैयारी करता है, उसे पता होना चाहिए कि हम जनता की सेवा करने ही जा रहे हैं। और बाकी बात है कि यूपीएससी के लिए जो त समय देते हैं, वो देना चाहिए या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ये हर इंसान का अपना एम्बिशन होता है जिसे है कि अपना एम बना रखा है कि मुझे भारत सरकार के अंडर रहकर ही काम करना है, बतौर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ही काम करना है, तो उन्हें इस तैयारी के लिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जिन्हें लगता है कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ लाइक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, हुँ। तो वो अपने उस हिसाब से अपना डिसीजन ले। मैं करोल बाग मुखीनगर में देखता हूँ एस्पिरेंट्स के रूम पे, उनके टेबल के सामने बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स चिपके रहते हैं। बहुत सारे कोई-कोई जैसे आईपीएस उनका ड्रीम पोस्टर तो आईपीएस का फ़ोटो लगा लेते हैं, स्टार का फ़ोटो लगा लेते हैं। ऐसा आपका रूम भी ऐसा ही था? आपका कौन-सा मोटिवेशनल कोट्स आपके रूम में लगा रखा था? अ, मैंने ऐसा कोई भी मोटिवेशनल कोट अपने रूम में नहीं लगा रखा था। बस मेरे रूम्स में कुछ मैप्स थे और एक जैसे मैं यहाँ से जहाँ से हूँ वहाँ पर वहाँ के एक 1857 के एक क्रांतिकारी थे राणा भक्तावर सिंह जी। उनकी जीवनी का एक पोस्टर मैंने अपने रूम में लगा रखा है और बाकी बस मैप्स लगा रखे, बाकी और कुछ चीज़ नहीं। लगभग हमने सारी बातें डिस्कस कर ही ली इस इंटरव्यू में। आखिर में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है आपकी जर्नी से कुछ क्वेश्चन मैं नहीं पूछ पाऊँ, कुछ बातें आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहते हो, तो क्या मैसेज लास्ट में नए एस्पिरेंट्स को होंगे, जो आपके इस इंटरव्यू को देख के मोटिवेशन लेंगे और उनका भी मन होगा कि दीदी का सिलेक्शन हुआ, आईपीएस बनी तो हमें भी तैयारी करनी चाहिए। उनके लिए आप क्या लास्ट में बोलोगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ये जो तैयारी है ये थोड़ा समय माँगती है, क्योंकि तैयारी के लिए आपको 1 से डेढ़ साल देना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम का पूरा साइकिल ही 1 से 1 साल का होता है, जिसमें हर लेवल पे अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चितता रहती है कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो हर दिन एक मिनी मेंटल ब्रेकडाउन होता है कि हमें लगता है कि हमें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, बट वहाँ पर खुद को बकअप करिए, वहाँ पर खुद को मोटिवेट करिए, ऐसे लोगों से बात करिए जो लोग आप में विश्वास दिखा सकते हो, ताकि आपको खुद में विश्वास आए और आपके जितने भी सेल्फ डाउट्स हैं सारे दूर हो जाए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और यदि एक बार सोचा है कि हम इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो पूरी जी जान लगाकर एकदम तैयारी करिए। फिर इसमें क्या रात क्या दिन बिल्कुल मत सोचिए और बस पढ़ते रहिए। और यदि ये नहीं भी होगा तो आप जो 2 साल में जितना पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लेंगे, आप एक बहुत अवेयर इंडियन सिटीजन बनेंगे और ये ज्ञान आप आपके लाइफ में कहीं आगे भी यूज़ करके आप कुछ और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाइक आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, इसलिए जी-जान से पढ़ाई करिए और बस अच्छे से अपना ध्यान रखिए और इस एग्ज़ाम को लिखिए। बस यही चीज़ अ, समझिए। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर थैंक योर यू। अचीवमेंट। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। जिस तरीके से मैम ने आपके सामने अपनी जर्नी रखी, सारी बातें आपको बताई खुल के कि क्या-क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है और कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, वो सब भी आपको इस इंटरव्यू में पता चला होगा। तो आप भी ऐसे ही मोटिवेशन से भरे रहें, जैसा कि लास्ट में बोला कि जी-जान लगा दीजिए। आप भी एक दिन सफल होंगे। हार नहीं माननी है, लगातार पढ़ते रहना है और मेहनत करनी है, मेहनत के प्रति ईमानदार रहना है। तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। मौज-मस्ती नहीं करनी जिस तरीके से मुखीनगर में बाकी सारे लोग करते हैं। जो मौज-मस्ती करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनको देख के डिमोटिवेट ना हों। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी जर्नी को सुनें, समझें, तब पता चलेगा कि कितना इसमें मेहनत करना पड़ता है। अगर आप भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज़ होते हैं, आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।